नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मित्रों, आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश विशेष। यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे। यूपी स्पेशल आपको पता ही होगा, यूपी पीसीएस, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ कहीं भी यूपी जीके सिलेबस में है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यूपी पीसीएस मेंस की बात करें तो उसमें तो 2 पेपर ही लगा दिए गए हैं ऑप्शनल को हटा करके। वहाँ पर आपको पेपर 5 और पेपर 6 पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको यूपी स्पेशल ही पढ़ना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, ये सब यूपी के संदर्भ में पढ़ते हैं। फ़िलहाल आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इतिहास की, और इतिहास में भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, एंसेंट हिस्ट्री ऑफ यूपी। आप इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट भी करते रहना, जो मैं आपको बताता रहूँगा। उत्तर प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता, यानी कि जो मानव सभ्यता, यानी कि जब मानव का जन्म हुआ पहली बार, जब मानव पृथ्वी पर आया, और तब से लेकर जब वो धीरे धीरे अपने घरों को बनाता है, अपना विकास करता है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है। जब मानव सभ्यता अस्तित्व में आई, उसी समय उत्तर प्रदेश का इतिहास भी अस्तित्व में आ गया, शुरू से लेकर एकदम। प्राचीन काल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे मध्य देश के नाम से जाना गया। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसकी बात करें तो ये प्राचीन काल में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। मध्य देश कहने का मतलब ये है कि ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में स्थित था, इस कारण इसको मध्य देश कहा गया। हाल में विभिन्न स्थलों पर हुए उत्खनन से प्राप्त अनेक महत्वपूर्ण अवशेषों से इस क्षेत्र की प्राचीनता का पता लगता है। बहुत सारे क्षेत्र खोदे गए हैं और अनुसंधान किया गया, शोध किया गया, तो पाया गया कि बहुत सारे प्राचीन स्थल मिले हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के इतिहास को और भी ज़्यादा पीछे लेकर चले जाते हैं। जैसे हम लोग भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐसे ही यहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी एक सीमा रहेगी, हम लोग केवल और केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही चीज़ों को पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से जो भी चीज़ें मिली हैं या जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, ये मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच का काल है, 3000 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल आता है, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और फिर ऐतिहासिक काल, यानी 600 ईसा पूर्व से आगे का काल, या आप जिसे कहते हैं मौर्य काल। जब शुरुआत होती है, महाजनपदों का जब काल आता है, तो वहाँ से जो है ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अब इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें जो मानव है वो लेखन कला से परिचित नहीं था। उस समय का जो मानव है, या वो जो काल है, उस समय लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। उस समय की जानकारी के लिए हमारे पास केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे खुदाई से प्राप्त हुए साक्ष्य, जो भी इमारतें हैं, अवशेष हैं, या कोई अभिलेख है, मान लीजिए जैसे अभिलेख हो गया, कोई सिक्का हो गया, मुहरा हो गया, चित्रकला से संबंधित कोई जानकारी हो गई, तो पुरातात्विक साक्ष्य ही हमको वहाँ की जानकारी, उस समय की जानकारी दे पाते हैं। कोई लिखित साक्ष्य, कोई ग्रंथ, साहित्य वगैरह नहीं मिलता है। और ये समय कब से कब तक माना जाता है? मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का। अब इसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसमें क्या था कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध था, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका, उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका।
फिर इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिलते हैं, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के हम ग्रंथों के बारे में देखते हैं, साहित्य के बारे में देखते हैं, लेखकों के बारे में देखते हैं। तो ये ऐतिहासिक काल है और उनकी पुस्तकों को पढ़ा जा चुका है, उनकी भाषाओं को जाना जा चुका है। अब इसमें अगर हम देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें हम लोग को पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा का पूरा पाषाण काल पढ़ना है। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आपको पता ही होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से हमें कुछ लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। 600 ईसा पूर्व से ये शुरुआत होती है, जब महाजनपदों का काल आता है और एक प्रकार से आप कह सकते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय होता है। लगभग उसी समय से साहित्य मिलने लगते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण संस्कृतियों को रखा गया। मैंने पहले बताया जो भी पाषाण काल है उसी को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता को रखा गया है। मौर्य काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। अब हम लोग सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इसको देखते हैं। मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल में हुआ। आपको ये चीज़ें यहाँ से चीज़ें आपको नोट करनी है थोड़ा। प्रागैतिहासिक काल लिखना है, फिर आपको लिखना है एक लाइन, मानव सभ्यता का आरंभ इसी काल में हुआ था और इसे 3 काल में विभाजित किया गया है। जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह असभ्य, बर्बर एवं जंगली था। यानी जब पैलियोलिथिक एज था उसमें मानव कैसा था, असभ्य था, बर्बर था, जंगली था। उसको रहना कैसे है, खाना पीना कैसे है, कपड़े कैसे पहनना है, बोलना कैसे, ये सब उसको कुछ नहीं आता था। वो एक जानवरों जैसा था, आप कह सकते हैं। वह प्रायः नदियों के किनारे अथवा गुफाओं में रहता था। शिकार कर भोजन संग्रह का कार्य करता था। इस युग के अनेक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, जिनसे भारत के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। अब इसमें आपको जो नोट करना है वो है बेलन घाटी। पूरा पाषाणकालीन स्थलों में सबसे प्रमुख नाम किसका आता है, बेलन घाटी। ठीक है, ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है बेलन घाटी। दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहां मानव का प्रथम बसाव हुआ। बसाव का मतलब जहां मानव आकर के पहली बार बसा। कई जगह ऐसे हैं, लेकिन उन्हीं जगहों में से एक बेलन घाटी भी है। अब ये कहाँ है इसको देखते हैं। यह सोनभद्र से निकलने वाली और यहाँ बहने वाली बेलन नदी की घाटी में स्थित है। बेलन नदी की घाटी में स्थित है। और बेलन नदी घाटी कहाँ से निकलती है, सोनभद्र जिला, यूपी का सोनभद्र जिला है, वहाँ से बेलन नदी निकलती है। और उसी नदी की घाटी में ये स्थल या ये क्षेत्र स्थित है। बेलन नदी की बात करें तो ये टोंस नदी की सहायक नदी है। टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन नदी। और बेलन की नदी के आसपास जो स्थल मिले हैं उसको बेलन नदी घाटी कहते हैं। अब यहाँ पर 3 कालों के स्थल मिले हैं। बेलन नदी घाटी में 3 कालों के स्थल मिले हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया। आगे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को द लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक एज और उच्च पूरा पाषाण काल को द अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली पूरा पाषाण काल। मैंने कहा था पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल।
तो अभी हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं और पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं, निम्न, मध्य, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, और यहाँ तीनों कालों से जो है बेलन नदी घाटी के पुरास्थल या अवशेष मिले हैं। देखिए, बेलन घाटी पुरास्थल की खोज एवं उत्खनन का कार्य इलाहाबाद के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर GR शर्मा, इन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। बेलन नदी घाटी पुरास्थल की खोज किसने की थी? प्रोफेसर GR शर्मा ने की थी। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे। यहाँ लोहंदा नाले के समीप अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक सुंदर मूर्ति मिली है। तो ये आपको नोट कर लेना है। जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है बेलन नदी घाटी, वहाँ जो है एक स्थल मिला है लोहंदा नाला, वहाँ से अस्थि निर्मित यानी हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की सुंदर मूर्ति मिली है। इस तरह की मूर्ति भारत में अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हुई है। यहाँ के निवासी आरंभ में आखेट आदि के लिए क्वार्टजाइट के से बने औजारों का प्रयोग करते थे। क्वार्टजाइट एक कठोर और रूपांतरित पत्थर होता था। क्वार्टजाइट क्या होता था? कठोर एवं रूपांतरित पत्थर, और इसी से औजार बना करके आखेट करते थे। आखेट का मतलब शिकार करते थे। तो इतना आपको समझ में आ गया कि बेलन नदी घाटी के समीप जो लोहंदा नाला मिला है, वहाँ से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, बहुत ही सुंदर है। और ऐसी मूर्ति भारत के किसी और अन्य जगह पे नहीं पाई जाती है। पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे औजार बनाने में, और उसी औजार से वो लोग शिकार करते थे। किंतु बाद में वे लोग जैस्पर और चर्ट आदि चमकीले पत्थरों की सहायता से फलक औजार भी बनाने लगे। ओके, तो पहले क्वार्टजाइट पत्थर से बनाते थे, फिर जैस्पर एवं चर्ट से भी बनाए जाने लगे। पूरा पाषाण कालीन अवशेष सोनभद्र स्थित सिंगरौली घाटी तथा वाराणसी क्षेत्र के चकिया, जो कि चंदौली जनपद में है, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण कालीन स्थल कहाँ पाए गए हैं? तो एक तो बेलन नदी घाटी हो गया, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है। वहाँ का एक स्थान होगा लोहंदा नाला, जहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। दूसरा हो गया सिंगरौली, सोनभद्र का एक क्षेत्र है सिंगरौली घाटी, वहाँ से मिला है। और एक और क्षेत्र हो गया वाराणसी क्षेत्र चकिया, जो कि चंदौली जनपद में स्थित है। तो यहाँ से भी हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश में कुछ मृदभांड संस्कृतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। मृदभांड संस्कृति का मतलब यह है, कुछ छोटी छोटी संस्कृतियाँ थीं जो अपना विशेष प्रकार का बर्तन बनाती थीं मिट्टी का। उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से मृदभांड संस्कृतियाँ पाई गई हैं, यूपी के कौन कौन से स्थान हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्राचीन इतिहास की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। पुरातात्विक स्रोतों में मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी ये जो मृदभांड होते हैं, ये प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण साधन है। उत्खनन में किसी स्थान पर प्राप्त मृदभांड से अनुमान लगाया गया कि वहाँ के निवासियों को तत्कालीन परिस्थिति, जीवन स्तर, समाज संरचना, व्यक्तिगत या सामाजिक सोच कैसी थी। उत्तर प्रदेश में कई काल के मृदभांड प्राप्त होते हैं। मृदभांडों से पता चलता है कि भाई उस समय के लोग, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी, सामाजिक संरचना कैसी थी। ये सारी चीज़ें हम लोग मृदभांडों के आधार पे पता करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैरिक मृदभांड संस्कृति की, OCP। तो इसका काल अगर देखें तो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी उस समय ये संस्कृति पनपी थी भारत में।
और उत्तर प्रदेश के किन किन स्थलों में, तो यहाँ पे स्थल देख लीजिए। बदायूं का एक स्थान है बिसौली। गैरिक मृदभांड संस्कृति जो है वो बदायूं के बिसौली में पाई गई है। राजपुर, परसू, मायापुर, साईपई, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, अहिछत्र, बिठूर। तो ये आपको याद रखना है, कुछ स्थलों के नाम है। यहाँ से गैरिक मृदभांड संस्कृति पाई गई है, ठीक है। अतरंजी खेड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। हस्तिनापुर, अहिछत्र, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी और ये सारे नाम याद रखिए। बिठूर जो कानपुर में है। अभी यहाँ मकान कैसे थे, कच्ची ईंटों से बने थे, वर्गाकार थे। वर्गाकार मतलब चौकोर थे एवं गोलाकार। चौकोर और गोलाकार दोनों प्रकार के मकान पाए गए हैं इन स्थलों से। इस काल में घर सरकंडों से बनाए जाते थे, जिन पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। इस संस्कृति का पतन कदाचित बाढ़ के कारण हुआ, ठीक। फिर अगला है काले एवं लाल मृदभांड। काले एवं लाल मृदभांड ये हड़प्पा कालीन माने जाते हैं, हड़प्पा कालीन। और ये अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर यहाँ से मिले हैं। आलमगीरपुर आपको पता होगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है, आलमगीरपुर। ये मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। और हस्तिनापुर ये हरियाणा, मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। अहिछत्र जो है ये पांचाल के आसपास का क्षेत्र है। तो ये सब स्थल जो है काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति से संबंधित हैं, ये भी याद रखना। और ये ज़रूर याद रखना, ये जो मैंने बताया है कि किस काल से संबंधित है। जैसे ये हड़प्पा काल से संबंधित है, काले एवं लाल मृदभांड। और ये भी लगभग हड़प्पा काल के बाद से संबंधित हैं। जब हड़प्पा का पतन होने लगता है तब इस प्रकार की संस्कृतियाँ देखने को मिलती है। फिर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, यानी इस काल के जो बर्तन थे वे कैसे थे, चित्रित, चित्र था उन बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पे चित्र था। धूसर मृदभांड, ठीक। धूसर एक रंग होता है। फिर है यह किस काल से संबंधित है, तो वैदिक काल। वैदिक काल में जैसे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों कालों से संबंधित है। स्थल वही हैं लगभग, अहिछत्र, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, यहाँ पे जो खेड़ा लिखा है इसको जखेड़ा भी बोल सकते हैं, मथुरा। तो यहाँ सबसे जो है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति मिली है। फिर है उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृदभांड संस्कृति। ये उत्तर वैदिक काल से मौर्य काल तक के समय में पाए गए हैं। स्थल वही है, अहिछत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, श्रावस्ती। कुछ स्थल चेंज हैं लेकिन कुछ कॉमन है, जैसे अहिछत्र हो गया, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, ये सब लगभग सभी संस्कृतियों में पाए गए हैं। तो इनका नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। तो हम लोगों ने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया, अब हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा और चौपानी मांडो। ये 4 स्थल बहुत प्रमुख हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। सराय नाहर राय, महदहा एवं दमदमा ये प्रतापगढ़ जनपद में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जनपद है, प्रतापगढ़ जिला है, वहाँ से 3 स्थल पाए गए हैं, सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा। अब देखिए, सराय नाहर राय और महदहा से स्थायी झोपड़ियाँ बनाकर रहने का साक्ष्य मिलता है। सराय नाहर राय और महदहा से क्या मिलता है, स्थायी झोपड़ी मिली है जहाँ पे लोग स्थायी रूप से रहते थे। और साथ ही साथ सराय नाहर राय में झोपड़ी का फर्श मिला है, यानी नीचे फर्श लगी हुई है, एवं अस्थायी निवास के भी अवशेष मिले हैं यहाँ से, यानी स्थायी और अस्थायी दोनों के मिले हैं सराय नाहर राय से। साथ ही साथ झोपड़ी का फर्श भी मिला है सराय नाहर राय से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिए, सराय नाहर राय से 14 सावधान मिले हैं
और गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त चूल्हे ज़मीन के अंदर बनाए जाते थे, गर्त चूल्हे, और 14 समाधान यानी कब्र मिले हैं। सबसे विशेष बात यह है कि जो शव हैं ये पश्चिम से पूरब रखे गए, यानी सिर जो है वो पश्चिम में है और पैर जो है पूरब में है। जबकि आज हम देखते हैं तो शव को कैसे रखा जाता है, उत्तर से दक्षिण, लेकिन सरायनाहर से जो कब्र मिली है उसमें सिर पश्चिम में है, पैर पूरब में है। सरायनाहर राय में युद्ध अथवा बाह्य मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। ये भी याद रखिए, सरायनाहर राय में युद्ध अथवा बाह्य मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। चूल्हों से पशुओं की अधजली हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे यहाँ के निवासियों का खान पान का पता चलता है। ठीक, तो जो भी चूल्हे प्राप्त हुए, गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं, वहाँ से पशुओं की अधजली हड्डियाँ मिली हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग मांस भी खाते थे, यानी मांसाहारी भी थे। ये तो हो गया सरायनाहर, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में ही दूसरा स्थल महदहा, यहाँ से युगल समाधियाँ मिली हैं। युगल समाधि मतलब ऐसी समाधि जिसमें एक साथ दो लोग दफन हैं, अर्थात स्त्री एवं पुरुष एक साथ कब्र में दफनाए गए हैं। यहाँ हड्डियों से बने बाड़ाग्र प्राप्त हुए हैं। बाड़ाग्र उसको कहते हैं जो बाड़ के आगे लगा होता है, ऐसे तिकोना होता है, ये बाड़ हो गया, और तिकोना लगा होता है, बाड़ाग्र मिले हैं। आभूषण भी मिले हैं, और दोनों स्थलों पर लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो ये महदहा, सरायनाहर हो गए, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित हैं। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये आपको याद रखना है। एक और स्थल है दमदमा, यहाँ से 41 समाधान एवं कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं। तो 41 समाधान कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। 14 समाधान कहाँ से मिले हैं? तो सरायनाहर से मिले हैं। अब यहाँ जो दमदमा में 41 समाधान मिले हैं, इसमें से 5 युगल समाधियाँ हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक लोग दफनाए गए हैं। 2 शव को एक साथ दफनाया गया है, उसी को युगल समाधियाँ कहते हैं। जबकि एक समाधि ऐसी मिली जिसमें 3 मानसों को एक साथ रखा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब 5 कब्र ऐसी मिली हैं जिसमें युगल समाधान है, और एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें 3 मानव एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ भी लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ हड्डियों से बने आभूषण मिले हैं। तो ये हो गए प्रतापगढ़ के 3 स्थल, सरायनाहर राय, महदहा, दमदमा। अब कुछ और स्थल देखते हैं जो मध्य पाषाण काल से ही संबंधित हैं। प्रयागराज के निकट लिखहिया नामक शिलाश्रय एक गुफा है, वहाँ से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो लिखहिया कहाँ है? प्रयागराज, यानी कि जो इलाहाबाद ज़िला है, वहाँ से जो है 17 मानव नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश के 9 पाषाणकालीन स्थलों की बात करें, ये तो मैंने मध्य पाषाण काल बता दिया आपको। अब 9 पाषाणकालीन स्थलों में जैसे प्रयागराज में बेलन घाटी के तट पर स्थित है कोलडिहवा, महगड़ा, पंचोह। इसके अतिरिक्त संत कबीर नगर जनपद का एक लहुरा देवा का नाम बहुत प्रमुख है। लहुरा देवा आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ ये जो है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कई बार, और ये लहुरा देवा किस लिए प्रसिद्ध है इसको भी जानिए। ये जो लहुरा देवा है, यहाँ से आप कह सकते हैं जो कृषि है उसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, खासकर चावल का। ठीक है, तो ये जो स्थल हैं कोलडिहवा, महगड़ा, पंचो, ये सब प्रयागराज में स्थित हैं, वेलन नदी घाटी के आसपास। और यहाँ से कृषि के, कच्ची ईंट के, घास फूस के बने आवास के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोलडिहवा में जहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, वहीं नवीनतम शोध के आधार पर लहुरा देवा को भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन स्थल के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। यहाँ से 9000 से 8000 ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि पहले माना जाता था कि कोलडिहवा में धान के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, जो कि लगभग 7000 ईसा पूर्व माना जाता था। और इसके पहले अगर हम गेहूं के साक्ष्य देखें तो, जो कि हमारे यहाँ नहीं है,
वो मेहरगढ़ में पाया जाता है, तो उसको हम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन फिर भी मेहरगढ़ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं सबसे, और वो जो है 6000 ईसा पूर्व है। लेकिन कोल्डिवा में जो धान का साक्ष्य मिला है ये 7000 ईसा पूर्व का है, पहले ये माना जाता था। लेकिन अब और जब ज़्यादा शोध हुआ, अनुसंधान हुआ, तो पाया गया कि जो संत कबीर नगर का लहुरा देवस्थान है, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व के धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है, और प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल पढ़ा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, और आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे और देखेंगे उत्तर प्रदेश से कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं यूपी में, या फिर किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे यूपी जीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। वीडियो को पसंद करते हैं या लाइक करते हैं तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको जो है देखें और इससे जानकारी एकत्र करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो।